हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमटम क्लासेज। दोस्तों, आज से आपके सामने में यूपीपीसीएस और आरओ के जीएस के इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में महत्वपूर्ण क्लासें स्टार्ट करने वाला हूं। 7-8 दिन में इसकी एक क्लास आया करेगी और इसमें कंप्लीट नोट्स हुआ करेंगे। जीएस के लिए आपके समझ सकते हो, ये रामबाण सीरीज होगी आपके लिए। इसमें सभी टॉपिक होंगे और समझ सकते हो दृष्टि पब्लिकेशन के जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, तो इसमें सभी कंप्लीट होंगे। इसमें अच्छे से करने की कोशिश करना, इस क्लास को मिस मत करना। एग्जाम हो तब तक इसको अच्छे से देखना, बार बार रिवाइज करना, इसको काफ़ी यूजफुल होगी। तो देखो, अब इसमें पहले टॉपिक के साथ इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम। कोविड-19 से संबंधित है। देखो, कोविड-19 का नया वेरिएंट जिसका नाम है JN फर्स्ट, ये सामने आया है। कोविड-19 का नया वेरिएंट है JN फर्स्ट। तो देखो, दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी VOI घोषित किया गया है। और JN फर्स्ट का पहला जो मामला है अगस्त 2023 में आया था और ये लग्जमबर्ग में आया था। JN फर्स्ट का पहला मामला कहाँ पर आया? लग्जमबर्ग में। और देखो, भारत में JN वेरिएंट का पहला मामला केरल में आया। विश्व में देखोगे तो पहला लग्जमबर्ग में आया और भारत में केरल में आया। देखो, WHO के अनुसार SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 से उत्पन्न वेरिएंट है ये। ठीक है, तो आगे देखो कि वर्ष 1862 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया था। राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम कब? 1962 में स्टार्ट किया था और अगस्त 1992 में इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया। देखो, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, शरीर में आयोडीन को संतुलित करने का कार्य थायरोक्सिन हार्मोन करता है। और देखो, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड, उससे निकलता है। देखो, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ये थायराइड, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी है। और वैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। अब ये देखो, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पड़ता है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में पड़ता है। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? मणिपुर में पड़ते हैं। देखो, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में है। अब ये देखो, कुछ विटामिन से आपके सामने ये देख लेते हैं, महत्वपूर्ण विटामिन है। जैसे कि विटामिन के पाई जाती है अल्फा अल्फा, ये जड़ी बूटी है, फेमस जड़ी बूटी है अल्फा अल्फा, तो इसमें विटामिन के पाई जाती है। देखो, विटामिन डी कॉड यकृत तेल में पाई जाती है विटामिन डी। विटामिन ई पाई जाती है गेहूं भ्रूण तेल में। और विटामिन सी नींबू में पाई जाती है, सबसे अधिक तो आंवले में पाई जाती है, स्पेशली खट्टे पदार्थों में पाई जाती है विटामिन सी। अब ये देखो, झीलें हैं आपके सामने। जैसे कांवरताल झील है, ये बिहार में पड़ती है कांवरताल झील। नंदा झील पड़ती है आपकी गोवा में। देखो, नंदा झील गोवा में पड़ती है, कहीं नंदा देवी पर्वत उस हिसाब से उत्तराखंड में मत समझ लेना, कंफ्यूज मत होना इसमें, क्योंकि नंदा झील है आपकी गोवा में। कोलेरू झील पड़ती है आंध्र प्रदेश में। सस्तम कोटा झील ये केरल में पड़ती है। देखो, ये काफ़ी फेमस हैं आपके सामने, इन्हें रिवाइज करना अच्छे से, बार बार करना। देखो, भारत में सबसे छोटी झील के बारे में बात करें, वो कौन सी है? यानी वो आर्द्रभूमि भी है, रेणुका झील कह सकते हो। रेणुका आर्द्रभूमि सबसे बड़ी बूलर झील है भारत की मीठे पानी की। सबसे बड़ी खट्टे पानी की, खारे पानी की कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक है, देखो, कीतम झील भी है उत्तर प्रदेश में, जिसे सुर सरोवर कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, काफ़ी फेमस है, उसको भी याद कर लेना। हरके बैराज हरके झील भी है, वो पंजाब में पड़ती है। सतलज और ब्यास का जो संगम है उस क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत झीलें हैं, इन सभी को अच्छे से, जैसे लोकटक झील है ये मणिपुर में पड़ती है और इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। ठीक है, अब देखो आपके सामने है। अब इसमें जैन तीर्थंकर हुए हैं और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्हों के बारे में देखना है। देखो, तो अब इसमें अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख है और नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख है और नेमिनाथ का ही प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। ठीक है, अजीतनाथ का हाथी, नेमिनाथ का शंख, नेमिनाथ का नीलकमल और पद्म प्रभु का कमल, ये प्रतीक चिन्ह है इन सभी के। इसके अलावा देखो, संभवनाथ भी हुए हैं।
संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो अश्व है। इसे आप कैसे याद कर सकते हो? जैसे कि देखो, अश्व यानी घोड़ा जो होता है रनिंग में, उसके लिए कुछ भी संभव है, सब कुछ हासिल कर सकता है, सब कुछ संभव है अश्व के लिए, क्योंकि वो थकता नहीं है। देखो, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है शेर यानी सिंह। महावीर स्वामी सिंह यानी शेर थे, ऐसे याद कर सकते हो। देखो, पद्म प्रभु के बताई दिए मैंने, कमल है, और एक पार्श्वनाथ है, पार्श्व, ठीक है, पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। देखो, इसमें ऊपर उड़ रहा है, जैसे सर्प में उड़ रहा है, उस हिसाब से देख सकते हो, पार्श्व सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। आगे देखो, इजराइल पश्चिमी एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय देश है। इजराइल में अभी विवाद चल रहा है, आप सभी को पता होगा। इजराइल फिलिस्तीन काफ़ी समय से युद्ध भी चल रहा है। तो देखो, इजराइल पश्चिमी एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से लगती है। तो समझ सकते हो, इन सभी देशों से इजराइल की सीमा लगती है। काफ़ी छोटा देश है और यहूदी देश है। अब ये देखो, भारतीय नगर हैं, उनके कुछ प्राचीन नाम दिए हुए हैं। जैसे पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, इसका प्राचीन नाम था कुसुमपुर, ठीक है, कुसुमपुरा। इसको बता सकता है कोई इसको बसाया किसने था? पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा नाम से बसाया था इसको। चंपा, चंपा का प्राचीन नाम जो था मालिनी था। कन्नौज, कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज, कौशाम्बी का वत्स, ठीक है। इन सभी को अच्छे से समझ लेना। अब ये देखो, कुछ ये प्रमुख सिद्धांत दिए हुए हैं और उसके प्रतिपादकों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ये लेमार्क का सिद्धांत है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये ह्यूगो डी ब्रीज का सिद्धांत है। देखो, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ये डार्विन से संबंधित है। और ओपेरोन अवधारणा, ये जैकब और मोनोड इनसे संबंधित है। आगे देखो, देखो एक साइड में स्थल है और एक साइड में उससे संबंधित क्षेत्रों के नाम है। जैसे कि गेड्रोसिया स्थल कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, गेड्रोसिया। अराकोसिया, ये कंदहार में पड़ता है। एरिया स्थल, ये हेरात में पड़ता है। पारोब मिसादे, ये काबुल घाटी में पड़ता है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2-3 बार रिवाइज करना, याद हो जाएंगे। अब ये देखो, दिसंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए 21-22 में। जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए जो ऋण दिया गया है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, उसके बारे में अवरोही क्रम दिया हुआ है। जैसे कि देखो, कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जो ऋण दिया गया है ये वाणिज्यिक बैंकों ने दिया है और तकरीबन 76% के करीब दिया है। उससे कम दिया है सहकारी बैंकों ने 13%, और इनमें कम दिया है ग्रामीण क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक हैं उन्होंने दिया है 11% के करीब ऋण कृषि क्षेत्र में। तो याद रख सकते हो, कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जो ऋण दिया गया है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा दिया गया है। और ये जो रिपोर्ट यानी आंकड़े जो जारी किए गए हैं आरबीआई के द्वारा जारी किए गए हैं। अब ये देखो, कुछ प्रमुख अम्ल हैं आपके सामने। जैसे अचार है, तो अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है अचार में। खट्टे दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। देखो, दूध से बने कोई भी पदार्थ हो, यानी कोई भी पदार्थ दूध से संबंधित हो तो सभी में लैक्टिक अम्ल आंख मीच करके लगा देना। सेब में होता है मेलिक अम्ल। शीतल पेय में होता है कार्बोनिक अम्ल। शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल, सेब में मेलिक अम्ल, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, अचार में होता है एसिटिक अम्ल। अब ये देखो, प्रमुख मंदिर हैं आपके सामने, वैष्णव मंदिर हैं और उनसे संबंधित ये स्थान दिए हुए हैं। देखो, द्वारकाधीश मंदिर, ये द्वारका गुजरात में पड़ता है द्वारकाधीश मंदिर। देखो, इसके बारे में समझना, ये द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। ये द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में है, लेकिन याद रखना अगर मथुरा का ऑप्शन भी आ जाए किसी क्वेश्चन में तो द्वारकाधीश मंदिर एक मथुरा में भी स्थित है, याद रखना। देखो, विष्णु मंदिर, ये एरण यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है विष्णु मंदिर। जगन्नाथ मंदिर, ये पुरी में पड़ता है, उड़ीसा में है पुरी, वहाँ पर है जगन्नाथ मंदिर। दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये काफ़ी फेमस है। और देखो, इस मंदिर के बारे में समझ लेना, दशावतार मंदिर के ये जो देवगढ़ में पड़ता है नागर शैली में बना हुआ है, उत्तर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है, याद रखना। और देखो, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ पाई जाती हैं। जैसे उत्तर भारत में पाई जाती है नागर शैली, दक्षिण भारत में पाई जाती है द्रविड़ शैली, और इन दोनों के मध्य में पाई जाती है बेसर शैली, ठीक है, याद रखना। अब आगे देखते हैं। ये देखो, बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से यह पता चलता है
कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसने पूजा की थी। यानी बेशनगर के गरुड़ स्तंभ से यह पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवा करके उसने पूजा स्टार्टिंग की थी। यानी गरुड़ स्तंभ लेख बेशनगर का यह किसने बनवाया? राजदूता हेलियोडोरस ने। ठीक है, अब ये देखो जनगणना के बारे में देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश के सर्वाधिक नगरीकृत 5 राज्य दिए हुए हैं आपके सामने। देखो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जो है भारत का गोवा है और गोवा 62.2% नगरीकृत है। मिजोरम उससे कम है, 52% के करीब है नगरीकृत मिजोरम। तमिलनाडु भी काफ़ी है, तमिलनाडु 48.4, केरल 47.7 और महाराष्ट्र 45.2% के करीब ये सभी नगरीकृत हैं। और देखो हिमाचल प्रदेश जो है सबसे कम नगरीकृत है, तकरीबन वहाँ पर नगरीकरण जो है 10% के आसपास है, बाकी 90% के आसपास वो ग्रामीण है, समझ सकते हो। आगे देखते हैं। देखो कर्क रेखा विश्व के जिन देशों से होकर के गुजरती है वो सभी आपके सामने दिए हुए हैं। जैसे देखने की कोशिश करना है आपको सभी को। देखो तो ऐसे करने की कोशिश करें कि जैसे कर्क रेखा है उस पर कितने देश पड़ते हैं। जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखाओं पर जितने देश पड़ते हैं सभी को अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। जैसे एक कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा पर अगर देखो ताइवान को चीन का हिस्सा मानोगे तो 16 देश पड़ते हैं और चीन से अलग मानोगे तो 17 देश कह सकते हो। जैसे देखो सबसे पहले आओ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तरफ, तो उस साइड में मैक्सिको और बाहमास है। ठीक है, मैक्सिको और बाहमास। उसके बाद अफ्रीका में आ जाओ, तो अफ्रीका में आओगे तो सबसे पहले पश्चिमी सहारा पड़ेगा, फिर मारीतुनिया पड़ेगा, फिर माली पड़ेगा, फिर मारीतुनिया हो गया, फिर नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ये सभी पड़ते हैं किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। फिर इसके बाद आओगे आप एशिया महाद्वीप में आ जाओ, तो एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब, यूएई और ओमान, ये 3 पड़ते हैं इस साइड में। ठीक है, फिर भारत पड़ेगा, भारत से आगे बांग्लादेश, बांग्लादेश से आगे पड़ेगा म्यांमार, फिर चाइना, ओमान तो मैंने पहले ही बता दिया, और ये ताइवान। तो इस तरह से ये समझ सकते हो ये सभी कर्क रेखा पर पड़ते हैं। अब ये देखो 21 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये ऐप है पाट मित्रो एप्लीकेशन, ये लॉन्च किया गया है 21 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए। देखो मित्रो ऐप, यह एप्लीकेशन भारतीय जूट निगम यानी JCI द्वारा विकसित किया गया है। जूट निगम द्वारा ये विकसित किया गया है मित्रो ऐप जो है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए लॉन्च किया है इसको। और देखो यह एप्लीकेशन 6 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, असमिया, उड़िया और तेलुगु में उपलब्ध है। इसके माध्यम से जूट किसान नवीनतम कृषि पद्धतियों के साथ MSP, जूट श्रेणी मानक, जूट ICARE जैसी योजनाओं, मौसम पूर्वानुमान तथा खरीद केंद्रों एवं भुगतान आदि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। देखो आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत जो है समुद्री घास या फिर खरपतवार जैसे केल्प, नोरी, कंबू, वैकेम, ये हैं सभी। देखो आयोडीन के अन्य स्रोत सी फूड यानी समुद्री खाद्य, डेयरी उत्पाद, विशेष रूप से दूध, ये सभी हैं। इन सभी से भी मिलता है आयोडीन जो है। आगे देखो हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने किया था हॉटस्पॉट का। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं पाए जाते हैं, याद रखना, ये उच्च अक्षांशों में भी पाए जाते हैं। विश्व में सामान्यतः कुल 36 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं और भारत भी संबंधित है 4 हॉटस्पॉट क्षेत्रों से, जैसे कि एक है पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी घाट है, एक सुंडालैंड है और आपका एक है इंडो बर्मा क्षेत्र। तो ये 4 हॉटस्पॉट भारत से संबंधित हैं। पूरे विश्व में 36 पाए जाते हैं। अब ये देखो भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2021 के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है और मिजोरम में सर्वाधिक वनावरण है भारत में 84.53% है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, इसमें
79.33% है। तीसरे स्थान पर मेघालय जिसमें 76% के करीब वनावरण क्षेत्र है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम है। ठीक है, याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं। अब ये देखो, फाइटोप्लैंक्टन पादप श्रेणी के सूक्ष्म जीव हैं जैसे शैवाल, और ये जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। देखो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में बताऊं मैं आपको, दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की जो बुक है, काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी अच्छी है, उसको पढ़ना आप। उसमें तीसरा टॉपिक दिया हुआ है, तीसरा चैप्टर दिया हुआ है जिसका टाइटल है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो उसमें ये सभी दिए हुए हैं, सागरीय जीवों के बारे में दिया हुआ है। उसमें सागरीय जीवों को प्रमुख रूप से देखोगे तो जैसे प्लैंक्टन है, नेक्टन तथा बेंथस, इन रूपों में विभाजित किया गया है। देखो, बात करें प्लैंक्टन समुदाय की, तो प्लैंक्टन जो समुदाय है उसमें देखोगे तो जो सागरीय बायोम है उसका जो प्रकाशित क्षेत्र है, और जो सागर के ऊपरी है जो ऐसा ही नाम है कुछ, एपिपेलेजिक जो मंडल है, तथा जो सागर तल से 200 मीटर गहरा भाग है जिसमें जल के जो ऊपरी भाग है उस पर जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जंतु और जो पादप हैं उसी को प्लैंक्टन कहा जाता है। और देखो, सूक्ष्म पादप जैसे शैवाल होते हैं उसमें, और उसके अलावा सूक्ष्म जीव जंतु भी होते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, प्लैंक्टन समुदाय के जीव ही कहते हैं। देखो, इस श्रेणी में हम बात करेंगे तो पादपों को तो फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, और जंतु जो होते हैं उन्हें जूप्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये टॉपिक है, काफ़ी अच्छा है, उसको पढ़ना आप अच्छे से। देखो, फाइटोप्लैंक्टन पादप श्रेणी के सूक्ष्म जीव हैं जैसे शैवाल, और ये जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक होते हैं, याद रखना। आगे देखो, इसमें फाइटोप्लैंक्टन अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा निर्मित करते हैं, और सागरीय जीव फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर करते हैं। यानी जो सागरीय जीव होते हैं फाइटोप्लैंक्टन पर ही निर्भर करते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही करते हैं। अब ये देखो, द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड म्यूजियम, अच्छा है, द हम्प वर्ल्ड वार WW सेकेंड म्यूजियम। देखो, अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में स्थापित किया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में। देखो, यह संग्रहालय द्वितीय विश्व युद्ध के समय USA तथा मित्र राष्ट्रों द्वारा हिमालयी इलाके में असम और चीन के यूनान के बीच चलाए गए महत्वपूर्ण हवाई आपूर्ति अभियान यानी हम्प ऑपरेशन को समर्पित है। हम्प ऑपरेशन के बारे में दोबारा समझ लो कि ये जो संग्रहालय ये स्थापित किया गया है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय USA और मित्र राष्ट्रों द्वारा जो हिमालयी इलाके में असम और चीन के यूनान के बीच चलाए गए महत्वपूर्ण जो हवाई आपूर्ति अभियान है जिसका नाम है हम्प ऑपरेशन, उसको समर्पित है ये। देखो, हम्प ऑपरेशन के दौरान कई विमान सुदूर जंगलों और पहाड़ों में गायब हो गए थे और उनके अवशेषों को इस संग्रहालय में रखा गया है। देखो, असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, म्यांमार तथा यूनान यानी चीन का हिस्सा है यूनान से होकर के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरने वाले हम्प हवाई मार्ग पर लगभग 650 वायुयान क्रैश हुए थे। तो काफ़ी फेमस टॉपिक है, काफ़ी अच्छी न्यूज है ये, इसको अच्छे से पढ़ना। 29 नवंबर 2023 को इस म्यूजियम का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और USA के भारत में राजदूत हैं एरिक गोरसेटी, इन दोनों के द्वारा किया गया है। 29 नवंबर 2023 को म्यूजियम का उद्घाटन, हम्प म्यूजियम का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और USA के राजदूत हैं एरिक गोरसेटी, इनके द्वारा ये किया गया है द हम्प वर्ल्ड वार म्यूजियम का। अब ये देखो, एक साइड में केंद्र है और एक साइड में खनिज। देखो, मकुम, इस केंद्र में कोयला खनिज पाया जाता है, कोयला का उत्पादन होता है। डल्ली राजहरा, ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट, ये बॉक्साइट का क्षेत्र है। और चित्रदुर्ग, यहाँ से मैग्नीज काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। अब ये देखो, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस काफ़ी फेमस है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये देखो, साइंस से पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है जो पित्ताशय में संचित रहता है। देखो, पित्तरस गाढ़ा यानी सांद्र और हल्का क्षारीय द्रव होता है।
पित्त रस में पाचक एंजाइमों का अभाव पाया जाता है। पित्त रस में पित्त वर्णक जैसे बिलिरुबिन पाया जाता है। बिलिरुबिन किस में पाया जाता है? पित्त रस में। पित्त वर्णक है ये, बिलिरुबिन इसी में पाया जाता है। और पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, पित्ताशय में संचित रहता है। पित्त रस गाढ़ा यानी सांद्र और हल्का क्षारीय होता है। पित्त रस में पाचक एंजाइमों का अभाव होता है, यानी इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अब ये देखो, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी 20 मार्च 2015 को प्रदान की गई तथा 15 जुलाई 2015 से इसे प्रारंभ किया गया। किसको? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी 20 मार्च 2015 को और लागू की गई है 15 जुलाई 2015 से। देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के रूप में इस योजना का विस्तार करते हुए अगले 4 वर्षों यानी 2016 से 2020 तक में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के तहत राज्य घटक के माध्यम से राज्य सरकारों की अधिक भूमिका सुनिश्चित की गई थी। अभी देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रारंभ किया गया। विकसित भारत संकल्प योजना को यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा को कहां से प्रारंभ किया गया? पीएम के द्वारा झारखंड से 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले से। और देखो, इस यात्रा का उद्देश्य है विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना तथा योजनाओं की 100% संतृप्ति के लिए जन भागीदारी की भावना में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। अब ये देखो, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि यानी अग्नाशय तथा जनन ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और जनन ग्रंथि। ये सभी मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। इनमें सबसे छोटी तो पीनियल ग्रंथि है, सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि है अंतःस्रावी। अब ये देखो, कुछ रिपोर्टें आपके सामने, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी रिपोर्टें सभी। अभी देखो, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 के बारे में देख लो। इसमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 एशिया में देखो, क्वाक्वेरेली साइमंड्स यानी क्यूएस द्वारा नवंबर 2023 में जारी किया गया है। इसको 25 देशों एवं क्षेत्रों के 856 संस्थानों की रैंकिंग इसमें जारी की गई है और भारत के 148 सर्वाधिक, चीन के इसमें इसके बाद 133, जापान के 96 उच्च शिक्षण संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। तो भारत के कुल शिक्षण संस्थान इसमें सबसे अधिक हैं, 148 हैं। रैंकिंग में प्रथम स्थान इसमें चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी है, इसको पहला स्थान मिला है। शीर्ष 100 में भारत की 7 यूनिवर्सिटियों को इसमें शामिल किया गया है। आईआईटी बॉम्बे को इस 40वां स्थान मिला है। आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान, आईआईटी मद्रास 53वां, बेंगलुरु को 58वां स्थान मिला है। तो ये सभी आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार विकल्पित देशों को भारत से होने वाला जो निर्यात है वो सामने दिया हुआ है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण है 2022-23 के लिए, भारत से जिन देशों को निर्यात हुआ है उसके बारे में देखना है और ये मिलियन डॉलर में आपके सामने दिया हुआ है। देखो, देखने की कोशिश करते हैं, इसमें अच्छे से समझना इन सभी को। एक साइड में देखो, सबसे पहले अमेरिका को 2021-20-21 में
$51,633 मिलियन का निर्यात हुआ था। 21-22 में 76,176 का। और परसेंट के हिसाब से हिस्सा देखें तो 21-22 में ये अमेरिका को जो निर्यात हुआ उसका हिस्सा है 18.1%। सबसे अधिक निर्यात भारत ने अमेरिका को किया है। दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। 20-21 में 16,680, 20-21 में 16,680, 21-22 में 28,045। तो इसका प्रतिशत देखोगे तो 6.7% हिस्सा है इसका। चीन को भी 5% के करीब निर्यात किया और सिंगापुर को 21-22 में 2.6% के करीब। देखो, कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट में स्थित है महाबलेश्वर, उसके निकट से होता है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में निकलती है, पश्चिमी घाट में, महाबलेश्वर से। देखो, यहाँ से यह नदी निकल करके लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, दूधगंगा, ये सभी इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, देखो, कृष्णा नदी के बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, कृष्णा की सहायक नदियाँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और नदी का उद्गम स्थल भी पूछा जाता है। कृष्णा की सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, दूधगंगा, ये सभी हैं और निकलती महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से है। देखो, भारत में कुछ मूलाधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं। देखो, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, तो ये दोनों को दिया हुआ है। देखो, आर्टिकल 1 तो 14 याद कर लेना, ये दोनों को दिया हुआ है। विदेशियों के बारे में याद कर लो पहले कि विदेशियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो है। एक तो 14 दिया गया है, 14 से आपको डायरेक्ट देखना है 20 पर, और 20 से लगातार देखना है 28 तक, यानी 14 और 20 से 28 तक ये सभी यानी भारतीयों और विदेशियों को दिए गए हैं, बाकी सभी भारतीयों के लिए हैं। जैसे विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में दी हुई है, दोनों के लिए है, विदेशी और भारतीयों के लिए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, आर्टिकल 20 में, दोनों के लिए है। अब ये देखो, MAV एक अंतर सरकारी कार्यक्रम है और जिसका उद्देश्य है लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। ठीक है, अब ये देखो, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को प्रारूप समिति की नियुक्ति, यानी दोबारा देख लो इसे, कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया वो तो 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया गया। जो प्रारूप समिति है उसकी नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को। देखो, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी प्रवर्त हुआ था। आगे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एक घातक वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में आसानी से घुल करके उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। यह काफ़ी हानिकारक गैस है मनुष्य के लिए। ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लाई ऐश, अकार्बनिक कण इत्यादि उत्सर्जित होते हैं। ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के फलस्वरूप होते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में दी हुई है। ग्राम पंचायतों का संगठन यानी गठन, ये आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। समान नागरिक संहिता से संबंधित है आर्टिकल 44, जबकि कार्यपालिकाओं के पृथक्करण से यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से आर्टिकल 50 संबंधित है। 48 ये दिया होगा, 48 इसमें सम्मिलित वो नहीं है। 48 में तो दिया हुआ है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान। 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। देखो, एक साइड में जैव मंडल रिजर्व है और एक साइड में उनकी अवस्थिति के बारे में लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो, डिब्रू साईखोवा ये जैव मंडल रिजर्व जो पड़ता है ये असम में है। अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में।
मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, और पन्ना ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं, याद कर लेना। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 89 के खंड 1 में उपबंधित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोबारा देख लो, 64 में तो यह दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और 89 के खंड 1 में भी ये दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, तो दोनों ही अच्छे आर्टिकल हैं, याद कर लेना। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत जो स्तंभ है, 4 अमृत स्तंभ, ये आपके सामने, यानी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया है कि विकसित जो भारत यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है इसके बारे में कि विकसित भारत का संकल्प है 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका हुआ है। और ये 4 स्तंभ हैं, अमृत स्तंभ, नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान भाई बहन और गरीब परिवार। चारों का स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझ लो इन्हें। नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान भाई बहन और गरीब परिवार। संविधान के अनुच्छेद 100 के खंड 3 के तहत लोकसभा या राज्यसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 10वां भाग होना चाहिए कम से कम। यानी गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? गणपूर्ति उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है उस और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। 128 में दिया हुआ है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से कर सकेगा। ये भारत में मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में टकसालें यानी सिक्का ढलाई केंद्र पूर्व में ही स्थापित की गई थीं। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में टकसालें सिक्का ढलाई केंद्र स्थापित किए जा चुके थे भारत में। इसके अतिरिक्त जो 1988 में नोएडा में है, एक और टकसाल स्थापित की गई। देख सकते हो तो ये 4 टकसालें हैं जहाँ पर सिक्का ढलाई का कार्य होता है। एक है मुंबई में, एक है कोलकाता में, एक है हैदराबाद में और चौथी बनी है 1988 में नोएडा में। मिथ्या कंड अथवा झूठ कंड धान की फसल का रोग है। यानी मिथ्याकंड या इसे कह सकते हो झूठ कंड, ये धान की फसल के रोग हैं दोनों। जैव उर्वरक वे जैविक पदार्थ हैं जो अति सूक्ष्म आकार के बैक्टीरिया, शैवाल व कवक जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर भूमि को नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थों आदि से समृद्ध करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टक एवं एनाबीना का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग यानी साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नोस्टक है, एनाबीना है, इनका प्रयोग कैसे होता है? जैव उर्वरक के रूप में। और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नीम लेपित यूरिया रासायनिक उर्वरक है। नीम लेपित जो यूरिया है वो किस प्रकार का उर्वरक है? तो रासायनिक उर्वरक, जबकि नोस्टक और एनाबीना ये जैव उर्वरक हैं। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी 19 दिसंबर 2023 को इनका निधन हो गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरी की पुत्रवधू थीं। वर्ष 1995 से वर्ष 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की दूसरी अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। वर्ष 1971 में वॉर विडोज एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर मोहिनी गिरी द्वारा की गई। वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त नहीं हुआ है, याद रखना। मौद्रिक नीति के बारे में देखो, मौद्रिक नीति के उपकरण या साख नियंत्रण के तरीके, साधन या विधियां निम्न हैं, आपके सामने हैं मौद्रिक नीति के उपकरण और साख नियंत्रण के तरीके। देखो परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि और एक साइड में चयनात्मक या गुणात्मक, ठीक है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियां एक साइड में और एक साइड में चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण विधियां। देखो परिमाणात्मक में देखते हैं, सबसे पहले इसमें आती हैं बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन, LAF यानी रेपो स्थायी जमा सुविधा तथा रिवर्स रेपो। और देखो परिवर्तनीय कोष अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात जिसे CRR कह सकते हो, सांविधिक तरलता अनुपात SLR, ये सभी आती हैं आपकी परिमाणात्मक साख नियंत्रण में। और चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण विधियां न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, साख की राशनिंग, उपभोक्ता उधार का नियमन, साख स्वीकृतिकरण योजना। तो इन सभी को अच्छे से समझ लेना। देखो मेरे थोड़े गले में दिक्कत सी है तो उस वजह से थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, देखते चलना आप। तो अगर स्लो लगे तो तेज़ स्पीड करके भी देख सकते हो। यूनेस्को द्वारा मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम MAB की शुरुआत 1971 में की गई थी। MAB की शुरुआत कब की गई थी? इसकी फुल फॉर्म है मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम, मैन एंड द बायोस्फीयर, ठीक है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1971 में। मैन एंड द बायोस्फीयर, इसके बारे में चलो टाइपिंग मिस्टेक है, ये देखो आर्टिकल 21 देख लो, ये आर्टिकल आ गए आपके सामने। आर्टिकल है 21, इसमें दिया हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का में दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार। एक सेकेंड, देखो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21 में, काफ़ी फेमस है। निजता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। शिक्षा का जो अधिकार है 21A या 21 का कह सकते हो, यह 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। तीसरा इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया हुआ है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 तक दिया हुआ है, ठीक है। मौलिक अधिकार है ये। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। पांचवा है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। समता का अधिकार नहीं दिया हुआ है इसमें, वो 14 से 18 तक दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका ये 21 जो आर्टिकल है उसी में आता है। स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 तक दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, उसे भी याद कर लेना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, ठीक है। अब ये देखो एक साइड में झील और एक साइड में राज्यों के नाम है। जैसे चपनाला झील है, ये असम में पड़ती है चपनाला झील। सेला झील अरुणाचल प्रदेश में है क्या? देखो ये सही है, इसमें सेला झील अरुणाचल प्रदेश में ही है। अलीगढ़ में तो सेखा झील है, वो सेखा, ये सेला है वो सेखा है। उस्मान सागर झील ये तेलंगाना में, उदय सागर झील राजस्थान में। तो काफ़ी अच्छी सभी ये झीलें हैं, इन सभी को याद कर लेना। उदय सागर झील राजस्थान में, उस्मान सागर तेलंगाना में, सेला झील अरुणाचल में, चपनाला झील असम में। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार 2021 में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य राजस्थान है। संगमरमर के भंडारों के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित आपके सामने। देखो संगमरमर 63% का भंडारण राजस्थान में है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 21%, गुजरात में 6%। अब ये देखो कुछ समितियां हैं, जैसे गोस्वामी समिति, इसका संबंध है औद्योगिक ऋणता की समस्या से, ठीक है। दूसरी है इसमें जानकी रमन समिति, ये शेयर घोटाले की जांच पड़ताल समिति है, इससे संबंधित है। मल्होत्रा समिति ये बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तारापोड़ समिति ये पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो चारों ही समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो।
राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। देखो दोनों का चुनाव जो होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। इसके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। इसमें किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति यानी एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। मैंने बताया एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के माध्यम से होता है। देखो, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया है। यानी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया है। अनुच्छेद 169 के खंड 3 के अनुसार इस हेतु संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। 169 में दिया हुआ है, 169 के खंड 3 के अनुसार दिया हुआ है कि इस हेतु संसद द्वारा जो विधि बनाई गई है वो अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। देखो, फाइड यानी FIDE शतरंज विश्व कप 2023 के बारे में आयोजन इसका हुआ है अजरबैजान के बाकू में 30 जुलाई से 24 अगस्त 2023 के मध्य। एक सेकंड पानी पी लो। इसके विजेता रहे मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये वो बैडमिंटन नहीं शतरंज खिलाड़ी हैं। देखो, उपविजेता इसमें रमेश बाबू प्रज्ञानंदा रहे, ये भारत के। वर्ष 2023 में रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट भी जीता था। अब ये देखो, कुछ भारतीय राज्यों से लगी हुई सीमाओं के बारे में लिखा हुआ है। किससे लगते हैं ये? बांग्लादेश से। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले ये राज्य दिए हुए हैं, आपके सामने देख लो। देखो, बांग्लादेश से पश्चिमी बंगाल है, ये जो सीमा बनाता है 2216 किलोमीटर बनाता है। और याद रखना, बांग्लादेश से जो भारत की संपूर्ण सीमा लगती है वो 4096 पॉइंट कुछ है, इतनी किलोमीटर में लगती है, ठीक है। और इसमें देखो, असम की लगती है 263, मेघालय की 443, त्रिपुरा की 856 किलोमीटर के करीब लगती है और मिजोरम की 318 किलोमीटर लगती है। और ये 5 राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं, ठीक है, याद रखना। त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष 1852 में गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे, यानी जीवी मावलंकर बने थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष 2009 में मीरा कुमार बनी थी। 1996 में PA संगमा लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। तीनों ही पॉइंट अच्छे हैं, याद कर लेना, स्टार लगा लो। 1996 में PA संगमा लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने। महिला अध्यक्ष बनी मीरा कुमार 2009 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष 1952 में GV मावलंकर बने। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 रिपोर्ट। देखो, भारत में वर्ष 2023 में प्रेषण प्राप्तियों के मामले में शीर्ष स्थान पर वर्ष 2023 में प्रवासियों ने लगभग $125 बिलियन भारत भेजा है। रिपोर्ट के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वर्ष 2023 में धन प्रेषण 3.8% की वृद्धि के साथ 669 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर रहा है। शीर्ष 3 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं। देखो, भारत है पहले स्थान पर $125 बिलियन, दूसरे स्थान पर मैक्सिको 67 बिलियन डॉलर, चीन है तीसरे पर $50 बिलियन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के 2021-22 के 4th एडिशन यानी 4th E के आंकड़ों के अनुसार देख लो, इसमें एक साइड में फसल लिखे हुए हैं, एक साइड में सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य लिखा हुआ है और किलोग्राम प्रति
हेक्टर में दिए हुए हैं ये, ठीक है। उसके हिसाब से किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे अधिक उत्पादकता वाले राज्य हैं। जैसे बाजरा है, बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश करता है बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन। मक्का पश्चिम बंगाल, यानी 21-22 के लिए आंकड़ों के अनुसार है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश में बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन, मक्के का पश्चिम बंगाल में, दालों का गुजरात में हुआ है, मूंगफली ये तमिलनाडु में। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान है, जिसके देश के कुल ऊन उत्पादन में हिस्सेदारी 47.98% है, यानी आधे का करीब राजस्थान ही ऊन का उत्पादन करता है। राजस्थान के पश्चात ऊन उत्पादन में क्रमशः जम्मू कश्मीर का दूसरा है, 22% के करीब है, 22.5, फिर गुजरात है, महाराष्ट्र है। देखो 2001 से 11 के दशक में साक्षरता में लगभग 8.20% की वृद्धि देखी गई है। ये क्या दिया हुआ है इसमें? नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एशिया प्रशांत पर 2024 क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में दीर्घकालिक प्रगति का अनुमान व्यक्त किया गया है। अब ये देखो भारत के प्रमुख बिंदु की रिपोर्ट के बारे में देख लो। इसमें भारत में वर्ष 2015-16 और वर्ष 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा 25% से गिर करके 15% रह गया है। यानी गरीबी के बारे में, बहुआयामी गरीबी में देखोगे तो भारत में 2015 में 25% से 25% बहुआयामी गरीब थे, जो 2019-21 में 15% पर आ गए हैं। भारत में वर्ष 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर के $2389 हो गई है। 2004 से 2019 के बीच गरीबी दर प्रतिशत $2.15 के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी माप के आधार पर 40% से गिर करके 10% हो गई है। महिलाएं श्रम शक्ति का केवल 23% ही है। अब ये देखो मिस यूनिवर्स 2023 के बारे में। प्रतियोगिता इसका आयोजन हुआ था 2023 में नवंबर में अल सल्वाडोर में। यहाँ की राजधानी है सैन सल्वाडोर, यहाँ पर किया गया था मिस यूनिवर्स 2023 को। और देखो इसका मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता सेनिस पलासियोस ने, और ये निकारागुआ की रहने वाली हैं, ठीक है। इस खिताब को जीतने वाली ये निकारागुआ की पहली महिला बनी है। प्रथम उपविजेता एंटोनिया पोर्सिल्ड ये बनी है इसमें, ये थाईलैंड की हैं। देखो द्वितीय उपविजेता इसमें ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, मोराया विल्सन। देखो भारत की ओर से बात करें इसमें मिस यूनिवर्स 2023 में, तो श्वेता शारदा ने इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग लिया और ये शीर्ष 10 में भी पहुंचने में असफल हुई, यानी शीर्ष 10 में भी नहीं पहुंच पाई। अब ये देखो उत्तर प्रदेश में रटौल आम का उत्पादन मुख्यतः बागपत जिले में किया जाता है। रटौल आम जो है ये बागपत क्षेत्र में होता है उत्पादित। अब ये देखो कुछ वन्यजीव विहार लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है चंदौली में पड़ता है, ठीक है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में पड़ता है, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में, कथनिया घाट वन्यजीव विहार ये बहराइच में पड़ता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद जो 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का प्रावधान है। जैसे विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय ये शक्तियाँ हैं केंद्र और राज्यों के मध्य, तो उसमें पहली है विधायी शक्ति। ये भाग संविधान के भाग 11 में दिया हुआ है, आर्टिकल 245 से 255 के मध्य दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तथा संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय यानी संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। देखो इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, यानी वनों का उल्लेख समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य का संबंध है राज्य सूची में, और शेयर बाजार तथा डाकघर ये दोनों आते हैं संघ सूची में।
जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाला जिला गाजियाबाद 6.93% है, जिसके बाद क्रमशः लखनऊ 8.48%, कानपुर 9.11%, गौतम बुद्ध नगर 12.16%, हापुड़ 12.60% का स्थान आता है। यानी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता अनुपात में सबसे कम किस में? गाजियाबाद में 6.93% गरीबी है, बहुआयामी गरीबी निर्धनता है, उससे थोड़ी ज़्यादा है लखनऊ में, कानपुर में। तो समझ सकते हो ये न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता वाले ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। एवंडेंस इन मिलेट्स गीत, देखो ग्रैमी अवार्ड के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित, देख लो यह गीत 16 जून 2023 को रिलीज हुआ था। एवंडेंस इन मिलेट्स गीत, इसको ग्रैमी अवार्ड के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया और यह गीत 16 जून 2023 को रिलीज हुआ था। इस विशिष्ट गीत को ग्रैमी विजेता भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी साहा यानी फालू कह सकते हो, इन्होंने अपने पति गौरव साहा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से तैयार किया है और इस गाने में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के अंश भी शामिल हैं। और इस गीत की रचना दुनिया में भूखमरी को कम करने और अत्यंत पोषक अनाज श्री अन्न की महत्ता को बताने तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। अब ये देखो जनगणना 2011 के अनुसार गोंड समूह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा जनजाति वाला समूह है, यानी इसकी जो जनसंख्या है 5,69,035 है। देखो 1% कर रहा था मैं आरओ का जो सीरीज है आरओ की, तो उसमें आ गया था यह क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक जनजाति वाला समूह कौन सा है, तो उसमें मैंने गोंड बता दिया था और उसमें शायद कन्फ्यूजन वाला हो गया। अगर उत्तर प्रदेश का होता उसमें तो गोंड है, लेकिन भारत का जो जनजातीय समूह है सबसे बड़ा वो भील है। ठीक है, भील है, तो उसे आप सही कर लेना। देखो इसके बाद क्रमशः खरवार 1,60,000 जनसंख्या है खरवार की उत्तर प्रदेश में। थारू की भी काफ़ी है, थारू की 1,05,291 है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। देखो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सितंबर 2019 में 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की शुरुआत की गई है और यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हासिल स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने पर केंद्रित है। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 4(2) में दिया हुआ है कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अब ये देखो उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? भालचंद्र शुक्ला। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार न्यायमूर्ति AP मिश्रा ये मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति MA खान बने। इन सभी का शॉर्ट ले लेना। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ होता है। देखो जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट का भाग है। पश्चिमी घाट ये पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका हॉटस्पॉट का भाग है। अधिकांश पूर्वोत्तर भाग भारत तथा अंडमान द्वीप समूह यानी इंडो बर्मा या इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट का भाग है ये, तथा निकोबार द्वीप समूह या इसे सुंडालैंड हॉटस्पॉट का भाग कह सकते हो। ये हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में 4 शामिल है।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 38 के खंड 2 अंतः स्थापित कर इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। देखो आर्टिकल 48 में कृषि, पशुपालन एवं वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आर्टिकल 48A जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और जो आर्टिकल ये 38 दिया हुआ है, 38 के खंड 2 में प्रावधान किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 44वें के द्वारा 38 के 2 में प्रावधान किया गया था। आगे देख लो, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई। प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर। इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, यानी अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्रों में मूल अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निषेध आदेश या रिट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण, ये सभी रिटें हैं। और एक इंजेक्शन रिट और है, वो भी जारी करता है उच्च न्यायालय। अब ये देखो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, स्टार लगा लो। देखो पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। देखो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर के पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। दोबारा देख लो, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर के पोषक तत्वों का गुजरना ही जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अब ये देखो पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां एवं उनके वर्ष इस प्रकार दिए हुए हैं, अच्छे से समझ लेना। कि जैसे देखो बलवंत राय मेहता समिति, ये बनी 1957 में, ठीक है। अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1957 में। इसने 1956 भी आ जाए वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि बनी 1956 में थी, रिपोर्ट 57 में पेश की थी। अधिकतर 57 ही आता है, 56 तो कम ही आएगा। देखो संतानम समिति, यह 1963 एवं 64 में बनी। अशोक मेहता समिति 1977-78 में बनी। जीवी के राव समिति ये 1985 में बनी थी। LM सिंघवी समिति ये 1986 में। और हनुमंता राव समिति ये 1984 में। PK थुंगन समिति, ये इसमें बुंगन लिखा हुआ है, अब इसे थुंगन कर लेना। PK थुंगन समिति 1988 में बनी थी। समझ सकते हो, ये पंचायती राज से संबंधित सभी समितियाँ हैं, अच्छी समितियाँ हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं, पूछी जाएंगे निश्चित। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, स्टार लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को रट लेना। बलवंत राय 1957, 63-64, अशोक मेहता 77-78, GV राव 1985, LM सिंघवी 1986, हनुमंतराव समिति 1984, PK थुंगन समिति 1988। अब देखो इसमें निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में, यानी EPI 2022 के बारे में। इसके अनुसार देखो नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को इस सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया गया। सूचकांक में तमिलनाडु 80.89 स्कोर के साथ इसमें शीर्ष स्थान पर है। देखो शीर्ष 3 राज्य देख लो, इसमें सामने दिए हुए समग्र एवं तटीय राज्यों को मिला करके। देखो पहले स्थान पर इसमें तमिलनाडु 80.89% के हिसाब से है, परसेंट ही है ना, नहीं 80.89 इसमें स्कोर दिया गया है, 100 में से 80.89 का स्कोर है तमिलनाडु का। महाराष्ट्र इसको मिला है 78.20 का, कर्नाटक का 76.36 और शीर्ष 3 स्थल अवरुद्ध, यानी जो स्थल अवरुद्ध जिसके चारों तरफ स्थलीय स्थल हो, इसमें पहले स्थान पर हरियाणा है 63.65, दूसरे पर है तेलंगाना 61.36, उत्तर प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर है 61.23। ये निर्यात तैयारी सूचकांक है।
ये और भी देख लो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी का, आप देख लेना। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है, छोटे राज्यों में देखें तो गोवा पहले स्थान पर है। ठीक है, शीर्ष 3 जिले, जामनगर गुजरात का है पहले स्थान पर, सूरत भी है गुजरात का ही, मुंबई उपनगर जो महाराष्ट्र का है। अब ये देखो, संविधान के अनुच्छेद 365 में यह उपबंधित है कि जहां इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है, वहाँ राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थिति में उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। अब ये देखो, प्रमुख घटनाएं लिखी हुई हैं एक साइड में, और एक साइड में उनके वर्षों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, महत्वपूर्ण है, ये सभी पॉइंट स्टार लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का, जैव विविधता अधिनियम ये 2002 का है। ठीक है, चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। देखो, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1986 पूछा जाता है। हंगुल परियोजना और कस्तूरी मृग परियोजना ये दोनों 1970 में चलाई गई थी। एक मगरमच्छ संरक्षण परियोजना भी है, वो 1975 में चलाई गई। कछुआ परियोजना भी चलाई गई 1999 में। देखो, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट भी पूछा जा सकता है, 2006 में चलाया गया था। गेंडा परियोजना 1987 की है। इन सभी को रट लेना, 8-10 बार रिवाइज करोगे अपने आप हो जाएंगे। देखो, हिम तेंदुआ 2009 में और लाल पांडा 1996 में, ये सभी रट लेना। अब ये देखो, संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामसिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। आर्टिकल 351 के अनुसार लिखा हुआ है। 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन के बारे में, अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये 350 में लिखा हुआ है। देखो, ऐसे समझना तो काफ़ी कठिन है आपके लिए आर्टिकल 350 को, यानी इसमें लिखा हुआ है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, या इसे ऐसे समझ सकते हो कि याचना की भाषा जो राष्ट्रपति से याचना की जाती है उसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 350 में। और देखो, हिंदी या अंग्रेजी, याचना की भाषा हिंदी या अंग्रेजी राष्ट्रपति से की जा सकती है, दोनों में से किसी भी भाषा में। देखो, 350A इसमें लिखा हुआ है, 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी इसे आप ऐसे कह सकते हो कि राज्य का कर्तव्य दिया हुआ है या 350A में कि वह प्रारंभिक शिक्षा जो है वह स्थानीय भाषा में ही देगा। आर्टिकल 350 का यानी 350 का B इसमें लिखा हुआ है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के बारे में। अब ये देखो, राष्ट्रीय पार्क तथा वन्यजीव अभ्यारण्य एक साइड में और एक साइड में राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यानी उनकी अवस्थिति किस क्षेत्र में पड़ते हैं। जैसे ये दाचिंगम जो दिया हुआ है, दाचिंगम पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और केवलादेव ये राजस्थान भरतपुर में पड़ता है। कान्हा ये मध्य प्रदेश में, पेरियार ये केरल में। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वगैरह जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इन सभी को अच्छे से रट लेना। 1-2 क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है यहाँ से। दाचिंगम जम्मू कश्मीर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार केरल में। ये देखो, संविधान के अनुच्छेद 169 के खंड 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा उसकी समाप्ति कर सकने हेतु उपबंध कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित कर दिया हो तो। ठीक है, दोबारा देख लो, संविधान के आर्टिकल 169 खंड 1 में दिया हुआ है। सॉरी, मैं इसमें थोड़ी गलती कर गया हूँ, पर इसे आप दोबारा समझो कि संविधान के आर्टिकल 169 में दिया हुआ है कि खंड 169 के खंड 1 के अनुसार कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य, एक सेकंड इसे मिटा दो, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति कर सकने हेतु उपबंध कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प किया हो। देखो, इसके बारे में आर्टिकल 169 में कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करने का जो अधिकार है या विघटन करने का जो अधिकार है केवल संसद को दिया हुआ है आर्टिकल 169 में। अब ये देखो, बिम्स्टेक के नए महासचिव
बिम्स्टेक। 4 जनवरी 2024 को इंद्रमणि पांडे ने ढाका में बिम्स्टेक के चौथे महासचिव के रूप में पद ग्रहण किया है। उन्होंने भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया है। वे यह पद धारण करने वाले पहले भारतीय हैं। उनकी पदावधि जो है 3 वर्ष तक रहेंगे वो। देखो, बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त होने से पूर्व इंद्रमणि पांडे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। अब इस पद पर अरिहिंदम बागची को नियुक्त किया गया है उनके स्थान पर। देखो, बिम्स्टेक के बारे में बात करें, इसमें 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एवं श्रीलंका हैं, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश इसमें शामिल हैं, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में और इसका सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। अब ये देखो, प्रमुख इमारतें लिखी हुई हैं, जैसे कि 84 गुम्बद है, ये जालौन में है। 84 गुम्बद कहाँ पर है? जालौन में। मुरादाबाद में स्थित है जामा मस्जिद। देखो, दिल्ली में भी है जामा मस्जिद। बौद्ध स्तूप, ये कुशीनगर में स्थित है, वहाँ पर निर्माण हुआ था महात्मा बुद्ध का, कुशीनगर में। कामतगिरी पर्वत, ये चित्रकूट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अब ये देखो, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लगभग 19% भाग में तत्कालीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी क्षेत्र है उस क्षेत्र में लागू हुई थी। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है लगभग 51% क्षेत्रफल पर हुई थी। ये मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग जो आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है उसमें लागू हुई थी। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर, ये 51% क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी हुई थी। महलवाड़ी जो पद्धति थी होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई थी और लगभग 30% भाग में हुई थी ये, और इसमें शामिल था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब। कुछ परिवर्तनों के साथ इसमें देखोगे इसमें लागू की गई थी विभिन्न क्षेत्रों में। इन पृथक भू राजस्व व्यवस्थाओं से भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। देखो, बात करें स्थायी बंदोबस्त के बारे में, यानी इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को, ये भू राजस्व व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा। भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई थी, उसमें से एक है स्थायी बंदोबस्त। इसे जमींदारी प्रथा भी कह सकते हो, इसे जागीरदारी प्रथा, इसके अलावा मालगुजारी प्रथा भी कह सकते हो। ठीक है, ये क्षेत्र तो इसमें दिया हुआ है, ये मैंने बता दिया। तकरीबन इसमें 19% दिया हुआ है, आप 11% भी कर लो। 11 से 19% समझ सकते हो, अधिकतर तो इसमें 11-12 ही होगा। ठीक है, इसको कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। 1786 से 93 तक रहा था वो कॉर्नवालिस। 1793 में राजस्व बोर्ड की भी स्थापना कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, देखो, जमींदार जो थे इसमें राजस्व इकट्ठा करेगा इसके तहत, और उसका वो केवल 11% अपने पास रखेगा और 89% जो है उसका वो कंपनी को देता था। ठीक है, और दूसरी है इसमें रैयत व्यवस्था। ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में जमींदारक को ही भूस्वामी मान करके उससे लगान की दर तय कर प्राप्त की जाती थी। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदारक को ही भूस्वामी मान लिया जाता था और उससे लगान की दर जो थी वो तय कर ली जाती थी और फिर कर प्राप्त किया जाता था उसी प्रकार से। क्षेत्र इसमें दिया, मैंने बता दिया। ठीक है, मुनरो और कैप्टन रीड को इसका जनक माना जाता है। 1792 में इस व्यवस्था को सबसे पहले कैप्टन रीड के द्वारा पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था। फिर 1820-21 में मद्रास में टॉमस मुनरो ने भी इसको लागू कर दिया था। ठीक है, और देखो, एक इसके बारे में कहा जाता है कि एल्फिंस्टीन और चैम्प्सलिन हुए, इनके द्वारा इसको मुंबई में लागू किया गया था 1825 में। ठीक है, महलवाड़ी तीसरी है, महलवाड़ी, इसके नाम में ही माँ आ रहा है तो होल्ट मैकेंजी, यानी मैकेंजी में भी माँ है तो आसान है इसको। 1819 में इसकी शुरुआत हुई थी मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, और क्षेत्र भी मैंने इसका बारे में बता दिया। इसके तहत देखोगे तो गांव का जो मुखिया था, गांव के मुखिया के द्वारा इसमें इकट्ठा किया जाता था और पहले इसकी दर 80% थी, उसके बाद फिर 30 साल बाद इसको 66 किया गया। इसके बाद फिर डलहौजी के समय में इसको 50% कर दिया गया था जो दर थी इसकी। ठीक है, यह लगान की जो दर थी 30 साल के लिए निर्धारित की जाती थी, इतना याद कर लेना इसमें आप। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, ये पूछी जाती हैं भू राजस्व व्यवस्थाएँ। अब ये देखो, एक साइड में लोकगीत हैं और एक साइड में गायन का अवसर है। देखो, चैती जो लोकगीत है ये कब होता है? तो देखो, चैती लोकगीत जो होता है ये मौसमी गीत है, यानी मौसमी गीत है, मौसम के अनुसार होता है ये चैती गीत। कजरी ये विवाह एवं मौसमी है, विवाह के टाइम में भी होता है, मौसम के अनुसार भी होता है। रसिया ये ब्रज का लोकगीत है, ब्रज में होता है। सोहर ये संस्कार गीत है, ये भी अच्छे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखो, वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय
भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम में किया गया था राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली। देखो घोषणा 1911 में हुई थी, सभी को पता होगा। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के टाइम में ही 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया गया था और दिल्ली में भव्य दरबार भी लगाया गया था। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी 1911 में। लेकिन स्थानांतरित कब हुई थी? 1912 में हुई थी घोषणा, 1911 में हुई थी, एक साल बाद हुई थी। अब ये देखो 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और उसके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 1904 में नासिक में बीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर दिया इसका, फिर इसको बना दिया अभिनव भारत समाज। देखो 1899 में तो विनायक दामोदर और उसके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन बनाया। फिर 1904 में नासिक में बीडी सावरकर ने इसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत समाज बना दिया और ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया था इसको। अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। इसका मूल नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला यानी जीडी बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यानी ये जो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका जो मूल नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग कह सकते हो। घनश्याम दास बिड़ला जीडी बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। देखो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था। स्टार लगा लो, ये भी पूछी जा सकती है कि 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को, इसी के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में शुरू की गई थी और इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे मध्यम और परंपरागत इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। इस योजना के तहत बागपत जिले का चिन्हित उत्पाद लकड़ी के खिलौने नहीं है, दिया होगा ये किसी क्वेश्चन में। क्या है फिर बागपत का? तो देखो घरेलू सजावटी सामान है। लकड़ी के खिलौने जो चित्रकूट के, लकड़ी का खिलौना जो है ये एक उत्पाद है, कहाँ का? चित्रकूट जिले का, चिन्हित करता है चित्रकूट को। अब देखो पीएच स्केल जलीय विलयनों की अम्लीयता या क्षारीयता मापने के लिए प्रयुक्त होती है। पीएच स्केल का प्रयोग किस में होता है? जलीय विलयनों की अम्लीयता या क्षारीयता मापने के लिए। देखो इसे डच रसायनज्ञ सोरेनसेन ने विकसित किया था और स्वस्थ मनुष्य के रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 7.35 से 7.45 के मध्य होता है, तो इसे कह सकते हो 7.4। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम, सामान्यतः 4 से 5 होता है। अम्लीय वर्षा देखो जैसे ये पैमाना हो गया 0 से 14 तक समझ लो, बीच में कर दो 7। अगर 7 पर होगा तो न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। इस हिसाब से समझ सकते हो कि अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है वो 7 से कम ही होता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी 5.6 से कम यानी सामान्यतः 4-5 होता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जबकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अब ये देखो तिरुक्कुरल, ये दर्शन से संबंधित है। तोलकपियम ये व्याकरण, शिल्पादिकारम प्रेम कथा है और मणिक मेकले ये वणिक कथा है। दोबारा देख लो, तिरुक्कुरल दर्शन है, तोलाकपियम व्याकरण है और शिल्पादिकारम ये प्रेम कथा है और मणि मेकले ये वणिक कथा है। डेलावेयर एक्वेडक्ट ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। बोलमैन टनल ये कहाँ पर है? स्वीडन में। गोथार्ड टनल ये स्विट्जरलैंड में। सीकान टनल ये जापान में। ठीक है, डेलावेयर एक्वेडक्ट कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। बोलमैन टनल कहाँ पर है? स्वीडन में।
गोथार्ड टनल है स्विट्जरलैंड में, सीकान टनल है जापान में। अब ये देखो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024। देखो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स हैं यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए। जीएस के कंप्लीट इसी तरह की क्लास 7-8 दिन में एक आया करेगी। महत्वपूर्ण टॉपिक जो होंगे सभी आया करेंगे इसमें, सभी को देखा करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो, सभी को फ़ायदा होना चाहिए। काफ़ी यूजफुल क्लास होगी और जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं वो तो चलते ही रहेंगे आपके लिए, ठीक है। अब ये देखो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 के बारे में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन 3 से 10 जनवरी 2024 के मध्य भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में, यानी भारत मंडपम प्रगति मैदान है नई दिल्ली में, वहाँ पर किया गया है 3 से 10 जनवरी 2024 के मध्य। और देखो इस दौरान 3 जनवरी को राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 का वितरण भी किया गया। जिला पुरस्कार कृषि क्षेत्र में, कृषि श्रेणी में आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले को अराक कॉफ़ी उत्पाद के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। जिला पुरस्कार गैर कृषि श्रेणी में काकीनाडा जिला है आंध्र प्रदेश का, इसको उप्पाड़ा जामदानी साड़ी उत्पाद के लिए स्वर्ण पदक दिया गया है। जबकि जो बांदा है उत्तर प्रदेश का, इसको सजर पत्थर शिल्प उत्पाद को रजत पुरस्कार दिया गया है, यानी बांदा के सजर पत्थर शिल्प उत्पाद को। देखो राज्यों की श्रेणी ए में देखें तो उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान यानी स्वर्ण मिला है, स्वर्ण पुरस्कार। और श्रेणी बी में जम्मू और कश्मीर को मिला है। एक सेकंड पानी पी लो। अब ये देखो एक साइड में पुस्तक है और एक साइड में लेखकों के नाम है। जैसे जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विनय सीतापति के द्वारा, ठीक है, याद कर लेना इसे। विनय सीतापति के द्वारा लिखी गई है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, ये नयनतारा सहगल के द्वारा। हाफ लाइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसपोर्ट, ये विनय सीतापति के द्वारा लिखी गई है। अब ये देखो द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये जयशंकर के द्वारा। अब ये देखो अकबर, मुगल बादशाह हुआ है अकबर, काफ़ी फेमस शासक हुआ है, इसके बारे में देखना है। इसके प्रमुख कार्य दिए हुए हैं। जैसे दीन ए इलाही धर्म का इसने प्रवर्तन किया था 1582 में। आईने दहसाला की शुरुआत इसने की थी 1580 में। महजन नामा की घोषणा इसने 1579 में की। और इबादत खाना की स्थापना इसने 1575 में की। तो ये सभी फेमस हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं अकबर के, स्क्रीनशॉट ले लो। दीन ए इलाही धर्म इसने 1582 में चलाया। आईने दहसाला की शुरुआत इसने 1580 में की। महजन नामा की घोषणा 1579 में। इबादत खाना की स्थापना इसने 1575 में की। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी, यानी CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। और भारत के प्रधानमंत्री CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं, याद रखना। अब ये देखो पानीपत का प्रथम युद्ध 1520 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच लड़ा गया। जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। इनमें से कौन सा युद्ध है जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, बता दो। तो देखो जल और थल पर लड़ा गया मध्ययुगीन इतिहास का एकमात्र युद्ध है घाघरा का युद्ध, 1529 में लड़ा गया बाबर और अफगान शासकों के बीच। इसमें बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था, ठीक है, याद रखना। देखो ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, तापमान पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल, ठीक है। ध्वनि की चाल तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है ध्वनि की चाल में भी वृद्धि होती है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। अगर देखो व्युत्क्रमानुपाती होती तो ताप बढ़ता तो ध्वनि की चाल भी घटती, लेकिन ये अनुक्रमानुपाती है, यानी ताप पर डिपेंड है। ये तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, अगर तापमान घटेगा तो ध्वनि की चाल भी घट जाएगी,
ठीक है। और ध्वनि की चाल में भी वृद्धि होती है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। देखो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में ये चल नहीं सकती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो होती है ठोस में होती है, उससे कम द्रव में, सबसे कम होती है गैस में। लेकिन जो प्रकाश की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी चल सकती हैं। ठीक है। देखो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम यानी ठोस द्रव गैस आवश्यक होता है। अब ये देखो जियाउद्दीन बरनी ने फारसी में तारीख़ फ़िरोज़शाही की रचना की थी। देखो दोस्तों, अगर आप पूरी क्लास को देख लोगे तो आप पाओगे कि काफ़ी कुछ सीखने को नया मिलेगा, और नया नहीं मिलेगा तो रिवीजन आपका अच्छे से होगा। तो मैं आप सभी से कहूँगा इस क्लास को जितना हो सके अच्छे से देखना, बार बार देखना, रिवाइज करना और शेयर भी करना, सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है। जियाउद्दीन बरनी ने फारसी में तारीख़ फ़िरोज़शाही की रचना की थी। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। देखो मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी की रचना की थी। तबकात ए अकबरी का लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद था। देखो दोनों एक जैसे हैं, कन्फ्यूजन वाले हैं। मिनहाज उस सिराज ने तो लिखी थी तबकात ए नासिरी, ठीक है, और तबकात ए अकबरी इसका लेखक है ख्वाजा निजामुद्दीन। स्क्रीनशॉट ले लो। वर्ष 2023 में साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय ने अपने इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ओएस को सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम माया ओएस से प्रतिस्थापित किया है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है माया ओएस, इससे बदल दिया है, ये बना दिया है। माया ओएस चक्रव्यूह नामक अंत बिंदु संसूचन एवं सुरक्षा प्रणाली से युक्त है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल स्वीडन के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। स्टार लगा लो। और अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल कहाँ के थे? स्वीडन के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। इन्होंने डायनामाइट विस्फोटक का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन की खोज 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। देखो डायनामाइट का आविष्कार किया अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज की थी स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के ये वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने। चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ये चारों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब ये देखो प्रमुख युद्ध हैं, एक साइड में और एक साइड में वर्ष लिखे हुए हैं। जैसे पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया। बता दो किस किस के मध्य लड़ा गया। कन्नौज का युद्ध या इसे बिलीग्राम का युद्ध भी कह सकते हो 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया, 1539 में लड़ा गया, और ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य ही लड़ा गया था। सरहिंद का युद्ध 1555 में किसके मध्य लड़ा गया? सरहिंद का युद्ध। देखो सरहिंद का जो युद्ध है ये 1555 में लड़ा गया। हुमायूं और सूरी वंश का अंतिम शासक था सिकंदर सूरी, इन दोनों के मध्य लड़ा गया था, हुमायूं और सिकंदर सूरी के मध्य। इसमें हुमायूं विजयी हुआ था। और ये जो 40 में और 39 में कन्नौज और चौसा का युद्ध है, इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था, हुमायूं पराजित हुआ था। अब ये देखो कुछ चक्रवात लिखे हुए हैं, फेमस है। विली विलीज ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है हरिकेन। ठीक है। टाइफून या टैफू कह सकते हो, ये चीन और जापान का जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर में, दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र जो है उस साइड में आते हैं। देखो बागियो यानी बेगुओ ये फिलीपींस में आता है। मुगल सम्राट बाबर ने तुझ के बाबरी या बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। मुगल दरबार की राजभाषा फारसी हुआ करती थी। देखो मुगल दरबार की जो राजभाषा थी वो तो फारसी थी, लेकिन जो बाबरनामा या तुझ के बाबरी कह सकते हो
ये बाबर के द्वारा लिखी गई। इसको लिखा था इन्होंने तुर्की भाषा में। मीर बाकी मुगल बादशाह बाबर का सेनानायक था जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब ये देखो, मृग मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है, यानी ये कह सकते हो ये रियल नहीं है, ये ओनली भ्रम है, वायुमंडलीय भ्रम है, दृष्टिभ्रम, जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वविहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। देखो ये वो जो क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रकाश के परावर्तन का ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। और ये भ्रम है, वह दिखता तो जल सा है उसमें, लेकिन वो जल नहीं होता है वहाँ पर। देखो, वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। देखो, मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई देता है। ठीक है, रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की गर्म परतें गर्म हो जाती हैं तब वह विरल हो जाती हैं और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती हैं। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों ज्यों हवा की परतों से अपवर्तित होता है त्यों त्यों वह अविलंब से अधिकाधिक विचलित होता जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और देख लो, फलतः प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। अब ये देखो, दिसंबर 2023 में अंगोला ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अलग होने की घोषणा की। यह घोषणा 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हुई। अंगोला ओपेक समूह में शामिल हुआ था 2007 में। देखो, ओपेक एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन के दौरान की गई थी। देखो दोस्तों, मेरे गले में थोड़ी दिक्कत सी है, खरांश सी है, समझ सकते हो, जुकाम सा हो गया था तो उस वजह से थोड़ा सा और है, मैनेज कर लेना। अब ये देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए ये संजीव को दिया गया है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के हैं ये। उपन्यास है इनका मुझे पहचानो। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया है। उपन्यास कौन सा है इनका? मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी भाषा का नीलम शरण को दिया गया है, नीलम शरण गौर को। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इनका उपन्यास है रेक्यूम इन रागा जानकी। उर्दू भाषा का सादिका नवाब शहर, उर्दू भाषा का दिया गया है सादिका नवाब शहर से संबंधित है, महाराष्ट्र की। और राजदेव की अमराई ये उपन्यास के लिए। अब ये देखो, धाराएं लिखी हुई हैं कुछ और उनकी अवस्थिति के बारे में। जैसे कनारी धारा है, ये ठंडी, ये अटलांटिक महासागर में चलती है। क्यूराइल यानी ओयासियो कह सकते हो, क्यूराइल भी कह सकते हो या ओयासियो की धारा कह सकते हो, ये ठंडी है, ये प्रशांत महासागर में चलती है। अगलोहास धारा ये गर्म है और ये हिंद महासागर में चलती है। अब ये देखो, महासागरीय खाई यानी परीक्षा और उनकी अवस्थिति। डायोमेंटिना, ये जो खाई है महासागरीय खाई कहाँ पर है? ये हिंद महासागर में है, डायामेंटिना। क्यूरिल ये उत्तरी प्रशांत महासागर में। करमाडे ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में। साउथ सैंडविच ये अटलांटिक महासागर में। स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा देख लो इन्हें। डायामेंटिना हिंद महासागर, क्यूरिल उत्तरी प्रशांत महासागर, करमाडे दक्षिणी प्रशांत महासागर, साउथ सैंडविच अटलांटिक महासागर में। हिस्ट्री का देखो, बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 के मध्य था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ये 1713 से लेकर के 1720 तक रहे। और देखो, 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 40 तक रहा। बाजीराव 1740 में बाजीराव 1740 में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने तथा 1761 तक पेशवा रहे। देखो, माधवराव प्रथम का शासनकाल 1761 से 72 तक रहा।
समाचार पत्र और उन्हें आरंभ करने वाले या प्रकाशक देख लो। देखो लीडर मदन, ये समाचार पत्र है और ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया। बॉम्बे क्रॉनिकल पूछा जाता है, ये प्रोसा मेहता का है। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र ये मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया। जस्टिस ये टीएम नायर ने, स्क्रीनशॉट ले लो, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। लीडर समाचार पत्र, लीडर मदन, ये मदन मोहन मालवीय ने, इन्हीं के नाम में जाहिर है। देखो बॉम्बे क्रॉनिकल ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसा मेहता ने। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने, जस्टिस टीएम नायर ने। अब ये देखो जियोग्राफी से कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। सहारा नामीब, कालाहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, थार, ये सभी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के उदाहरण हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों की श्रेणी में गोबी, पैटागोनिया, लद्दाख, टकलामकान, काराकुम, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध पूछे जाएं तो गोबी, पैटागोनिया, लद्दाख, तकलामकान, काराकुम ये लगाना है। और उष्ण कटिबंधीय सहारा दुनिया का सबसे बड़ा है। नामीब, कालाहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, थार, गिब्सन, सैंडी, ये सभी इसी में आते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन ये 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया। मताधिकार की आयु को 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में किया गया। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष शब्द को। ठीक है, याद रखना ये पूछा जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक है इसमें से पंथ निरपेक्ष, एक है समाजवाद और एक अखंडता, ये तीनों जोड़े गए थे। ठीक है, अब ये देखो नल्लामाला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित हैं। इन दोनों के मध्य सीमा बनाती हैं। देखो पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात है नीलगिरी पहाड़ियाँ, यानी पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मध्य यानी सम्मिलित स्थल पर हैं। जबकि अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। अब ये देखो एक साइड में शिखर लिखे हुए हैं और एक साइड में भारत के राज्य लिखे हुए हैं। नंदा देवी ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, नंदा झील बताई थी मैंने गोवा में है, लेकिन नंदा देवी जो शिखर है, पर्वत है, ये उत्तराखंड में है। देखो कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ता है और नेपाल में भी कुछ क्षेत्र है इसका, नेपाल इंडिया में फैला हुआ है। देखो गुरु शिखर राजस्थान में, गौरलाटा ये छत्तीसगढ़ में है। देखो अब ये अयस्क लिखे हुए हैं शायद, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, कॉपर यानी तांबा का क्यूप्राइट, पारा यानी मरकरी सिनेबार और जिंक जस्ता का अयस्क है कैलामाइन और आयरन यानी लोहा हेमेटाइट। ठीक है, तो ये सभी अयस्क हैं, इन सभी को याद कर लेना। वैसे तो लोहे के 4 हैं लेकिन इसमें दिया हुआ हेमेटाइट, तो इसे याद कर लेना। एल्युमिनियम का पूछा जाता है बॉक्साइट, कॉपर यानी तांबा का क्यूप्राइट, पारा मरकरी का सिनेबार, जिंक जस्ता, कैलामाइन। स्क्रीनशॉट ले लो। भारत का पहला सूती वस्त्र का कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में स्थापित किया गया था, परंतु यह असफल रहा था। फिर 1854 में भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना मुंबई यानी बम्बई में उस टाइम कावसजी नानाभाई डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात में, अब ये देख लो अवरोही क्रम दिया हुआ है आपके सामने। केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम देख लो। लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ पर है? केरल में। यानी लिंगानुपात का मतलब समझ रहे हो, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, जहाँ 1000 पर 1000 महिलाएं हों तो समझ सकते हो वो इक्वलिटी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन केरल में तो एक और भी अच्छा है, केरल में 1024 हैं महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, दूसरे स्थान पर पुडुचेरी, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर आंध्र प्रदेश है। महात्मा बुद्ध कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। यानी समझ सकते हो जो बौद्ध धर्म है वो कर्मवादी है, जैन धर्म भी कर्मवादी है।
आजीवक संप्रदाय हुआ था, एक मखली गोसाल ने चलाया था, वो भाग्यवादी था, ठीक है, याद रखना। और ये जो महात्मा बुद्ध हैं आत्मा में विश्वास करते थे लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, ये कर्म में विश्वास करते थे, भाग्य में नहीं करते थे। अब ये देखो सुक्रोज, सुक्रालोज, सैक्रीन तथा एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक यानी स्वीटनिंग एजेंट के उदाहरण हैं। सुक्रोज गन्ने के रस से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक शर्करा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसके दो उपघटक हैं, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाने से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने से माल्टोज बनता है, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्री परिषद को लोकायुक्त की जांच के दायरे में लाने वाला विधेयक पारित किया है। महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों की मंजूरी अनिवार्य है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र पहला राज्य था जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1972 में 1971 के अधिनियम के तहत की गई थी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी माह में मनाया जाता है, अंतिम रविवार को। 2024 में यह दिवस 28 जनवरी को मनाया गया। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2024 का थीम है बीट लेप्रोसी, बेस्ट बीट लेप्रोसी। भारत में यह दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है, ठीक है, और 30 जनवरी को ही भारत में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। अब ये देखो, एल्युमिनियम संयंत्र है एक साइड में और एक साइड में उनकी अवस्थिति, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो एल्युमिनियम, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी इसको शॉर्ट में कह सकते हो बाल्को, ये कहाँ स्थित है? कोरबा में। कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अब ये नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी जिसे नालको कह सकते हो। नेल्को कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी मालको कहाँ पर है? ये सलेम यानी तमिलनाडु में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को कहाँ पर है? ये सोनभद्र, रेणुकूट सोनभद्र उस साइड में है। और कहाँ पर पड़ती है ये? उत्तर प्रदेश में। एक साइड में देखो बस्ती लिखी हुई है, एक साइड में यानी नदियों के नाम लिखे हुए हैं। देखो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे खोजा गया, सबसे पहला शहर 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। कालीबंगा ये घग्गन नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में, ये सतलज नदी के किनारे है। वायुमंडल में शुष्क वायु में आयतन की दृष्टि से सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस, शुष्क वायु में आयतन, देखो शुष्क गैस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं, ठीक है। CO2 है, ठीक है, 0.04% CO2 कर देना इसे। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है, मात्रा के हिसाब से देखें 78.08%। ऑक्सीजन दूसरी है, 20.9% के करीब पाई जाती है ऑक्सीजन, ठीक है, मात्रा के। और आयरन पाई जाती है। फिर देखो सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आपकी आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इस हिसाब से देख सकते हो। देखो पेट्रोल ईंधन की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल को किस संख्या के द्वारा? ऑक्टेन संख्या के द्वारा। डीजल ईंधन की गुणवत्ता को सीटेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्टार लगा लो। पेट्रोल को तो ऑक्टेन के द्वारा, डीजल को सीटेन के द्वारा। ये दोनों सीटेन संख्या के द्वारा डीजल, ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल को व्यक्त किया जाता है। नवंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जिसका नाम है अल धफरा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है UAE में।
इस संयंत्र की जो क्षमता है वो 2 गीगावाट है। इससे लगभग 2 लाख घरों को बिजली प्रदान की जाएगी, जिससे प्रतिवर्ष 2.4 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन विस्थापित होने की उम्मीद है। 2.4 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। देखो, सीमेंट मुख्य रूप से कैल्शियम और एल्युमिनियम के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट जो होता है इसमें कैल्शियम और एल्युमिनियम के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। CaO यानी लाइफ, SiO यानी सिलिका, Al2O यानी एल्यूमिना, जिप्सम सीमेंट के प्रमुख घटक हैं। सीमेंट में जिप्सम सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करने के लिए मिलाया जाता है। एक साइड में आचार्य लिखे हुए हैं और एक साइड में उनके सिद्धांत लिखे हुए हैं, महत्वपूर्ण है ये भी। देखो, लकुलिस पाशुपत, लकुलिस का जो सिद्धांत है वो पाशुपत का सिद्धांत है। नागार्जुन का शून्यवाद का सिद्धांत है। भद्रबाहु ने दिया था जैन धर्म से संबंधित है, जैन का सिद्धांत। गौसाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है। गौसाल आजीवक संप्रदाय से, भद्रबाहु जैन संप्रदाय, नागार्जुन शून्यवाद से, लकुलिस पाशुपत से। अब इसके बारे में देखो, गांधी इरविन समझौते के बारे में। कांग्रेस ने वायसराय के साथ बातचीत के लिए गांधी जी को अधिकृत किया। गांधी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के उपरांत 5 मार्च 1931 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह को फांसी दी गई। इसके साथ इसमें सुखदेव राजगुरु को भी फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इसी वजह से भारत में 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 तक कराची में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की संपुष्टि की गई थी। देखो, 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च के मध्य, और इसी के मध्य कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ है, इसी में गांधी इरविन समझौते की संपुष्टि भी की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए, और यह सम्मेलन पूर्णतया निष्फल हुआ था। अब ये देखो, एक साइड में राशि लिखी हुई है, एक साइड में मात्रकों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कार्य है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैंडला में। चुंबकीय फ्लक्स का है वेबर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखो, जल तरंगों के सुरंग पर जल कण तरंग के चलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जबकि गर्त पर ये तरंग दिशा से पीछे की ओर संचलन करते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों, चलो ये तो क्वेश्चन में पूछा होगा किसी में। जब तरंगों की श्रृंखला किसी महाद्वीपीय अथवा द्वीप के तट पर आती है तो इसे उथले जल से गुजरना पड़ता है। तट की रूपरेखा तरंग की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। छोड़ दो इसे। ये देखो, लॉर्ड डलहौजी, इसका ये रहा था 1848 से 56 तक। इसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन के आरोप लगा दिए, और लगा करके इन्हें 13 फरवरी 1856 को अवध जो था उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, और इन्हें बंगाल निर्वासित कर दिया था, ठीक है, कुशासन के आरोप लगा करके। बेगम हजरत महल इनकी पत्नी थी, और इनका पुत्र था ब्रजिस कादिर। उसी को फिर बेगम हजरत महल ने अवध का आखिरी नवाब बनाया था। देखो, अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश जैसे सतारा 1948 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, 1848 में सतारा, जैतपुर एवं संबलपुर 1849 में, बघात को इन्होंने 1850 में हड़पा, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में, नागपुर 1854 में, करौली 1855 में। दोस्तों, इस तरह से ये आज का ये यूपीपीसीएस और आरओ की जो मैराथन हमने देखी आपके सामने, नोट्स कंप्लीट जीएस के महत्वपूर्ण नोट्स देखे। इसमें कैसी लगी बताइए आप सभी, कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर भी कीजिए सभी के बीच। इसी तरह की आती रहेंगी, 7-8 दिन में एक वीडियो आया करेगी इसी तरह की। एग्जाम होगा तब तक काफ़ी कुछ नोट्स के रूम में पॉइंट बाय पॉइंट मिलेंगे आपको, पॉइंट टू पॉइंट, समझ सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी करो। आगे मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक बाय।